अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और आपका पिछला हफ्ता जो है वो उम्मीद है कि अच्छा गुजरा होगा। बाकी जब भी ट्रेडिंग करें तो स्टॉप लॉस का इस्तेमाल लाजमी करें। आज की वीडियो में आपको मैं काफ़ी चीज़ें बताऊंगा, तो आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान से देखना है, सुनना है। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है काफ़ी दिनों से, लेकिन फिर भी आज मैंने कोशिश की है कि जो इस गुज़िश्ता हफ्ते में कुछ इम्पोर्टेंट डाटा आया है जिसकी बेस पे मुझे या कुछ जगहों पे एक चीज नजर आ रही है कि गोल्ड का जो क्रैश है वो अभी स्टार्ट हुआ है, अभी इसको और भी गिरना है। कितना गिरना है इसको दो तीन डिफरेंट एंगल्स से हम देखेंगे। एक हम देखेंगे टेक्निकल से, एक हम देखेंगे फंडामेंटल से, और मजीद सेंटिमेंट्स भी देखेंगे कि उसके अकॉर्डिंग ये कहाँ तक मजीद गिर सकता है। तो ये सारी चीजें आज देखेंगे। आज मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा आराम से बात करूं। तबीयत सही नहीं है लेकिन ताकि आपको आवाज़ जो है ना वो सही आए और क्लियर आए। मैं आपको डिफरेंट सिनेरियोस बताऊंगा। आपने इसको तसल्ली से सुनना है, समझना है और फिर ही अपनी ट्रेडिंग को प्लान करना है। मार्केट में ऐसा होता है कि कई बार बड़े क्रैशेस आना स्टार्ट होते हैं। अगर हमें वक्त से पहले थोड़ा सा आइडिया हो जाए तो हमें थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए, थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए कि वो लम्हा गुजरे और हम अपने पोजीशंस बना लें। और समटाइम्स ऐसा होता है कि उन पोजीशंस के अंदर भी हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज, अच्छी ट्रेड्स मिल जाती हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल किसी एक डायरेक्शन में मार्केट भागी जा रही है सेल में या बाय में, तो उसमें छोटे 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 रिवर्सल्स भी आ जाया करते हैं। तो जरूरी नहीं कि हमें हर वो रिवर्सल कैच करना है या हर वो कंटिन्यूएशन कैच करनी है। हमें एक जो हमारा अपना मेथड होगा हमने उसके अकॉर्डिंग इसको ट्रेड करके पकड़ना है। अब वो हम कैसे कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम थोड़ा सा ओवरव्यू टेक्निकल भी देखेंगे। अभी मैं आपको कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स हैं वो थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, वो समझा देता हूँ। इस पे आप लोगों ने आने वाले इस एक हफ्ते में लाजमी नजर रखनी है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि हमारा जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 11 जुलाई से नेक्स्ट। ठीक है, और ये उसके कुछ कंटेंट्स हैं, आप देख लीजिएगा बाद में भी। ये फ्री कोर्स है फीस नहीं है इसमें, लेकिन आपको कंडीशनल लाजमी होता है जो कि आप लोगों को पता है। सबको जो न्यू है उनको भी बता दूं, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, नंबर भी मेंशन है यहाँ पर नीचे, आप रब्ता कर सकते हैं। और इस बार जो ये होगा कि हमने जो भी इसको कंप्लीट करेगा उसको बाकायदा सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, लेकिन उस सर्टिफिकेट को देने का एक जो क्राइटेरिया है वो मैं आपको एक अलग छोटी सी वीडियो में बताऊंगा कि वो क्या है। उसमें ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स हमारे साथ ट्रेडिंग रूम में ऐड हैं उनको भी ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो उन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट किया था, लेकिन उनका भी एक क्राइटेरिया है, वो पूरा होने के बाद उनको दिया जाएगा। तो अभी हम आते हैं फंडामेंटल की तरफ। तो हमारे पास कमिंग वीक में ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 1 जुलाई को किवन वाश अपनी एक कोई स्पीक करेगा। अब किवन वाश क्या है, फेड चेयरमैन है। ठीक है, और 2 जुलाई जुमेरात के दिन एनएफपी का डाटा आएगा। अब आप ये देखें कि एनएफपी का डाटा हर जुम्मे को आया करता था, इस बार जुमेरात को आएगा। उसकी रीज़न ये है कि जुम्मे को मार्केट जो है बैंक हॉलीडे है, जिसकी वजह से ये जुमेरात को ही डाटा रिलीज कर देंगे। प्रीवियस एनएफपी भी आपने देख ली, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.3% पर ही सस्टेन कर रहा है इस वक्त। अब जो मार्केट रिसेंटली क्रैश हुई थी ये वाली, यहाँ से अचानक हमें काफी कुछ नीचे देखने को आया। हमें लग रहा था कि इसको क्लोज कर दिया तो वापस क्या पता यहाँ इस एरिया तक आए, लेकिन वो नहीं गया, लेकिन अगेन क्रैश हो गया। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज रही है वो 24 जून को, जब ब्लैक ट्यूसडे का जिसको नाम दिया गया है साउथ कोरिया के अंदर, उस दिन साउथ कोरिया की क्रैश करने की वजह से जो उनका एक इंडेक्स है कॉस्पी, तो उसकी वजह से बाकी जगहों पे भी ये क्रैश देखने को मिला। ये क्रैश पहले भी हल्का हल्का करके आता रहा, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा। उसकी रीजन जो है वो उनकी मेन दो कंपनीज के स्टॉक्स के ड्रॉप होने की वजह से था, जिसमें सैमसंग और एस के हाई नेक्स आती है। उसमें 13% तक ड्रॉप आया था, क्योंकि ये उनकी बेस्ड करती है मार्केट, सबसे बड़ी मार्केट्स हैं, जिसकी वजह से ये आया। अब इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू है वो ये था कि कीवन वार्स ने जब आके ये कहा कि सब कुछ ठीक है, मैं ओके हूँ, डॉलर को स्ट्रॉन्ग करने की उसने ठीक ठाक हॉक स्टेटमेंट भी दी, तो हमें दिखा कि गोल्ड डाउन आया और
डॉलर जो है वो ऊपर गया। लेकिन उसके बाद अचानक 22 जून को बैंक ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट आती है जिसमें वो ये कहते हैं कि 6 महीने में अगले हम 2 से 3 दफा रेट हाइक करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन तो बढ़ रही है लेकिन वो एक सस्टेन नहीं हो रही, रुक नहीं रही। तो हमें रेट बढ़ाने पड़ेंगे। ऑलरेडी 3.75% पे है, वो इसको मजीद बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं। तो ये अब उस बंदे के उल्टा हो गया। ट्रम्प इसको किस लिए लाया था कि रेट डाउन करने हैं, रेट डाउन करने हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। अब यहाँ पर ये सीन हो रहा है। अब जब रेट हाइक होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो उससे क्या होगा? लिक्विडिटी कम होगी। अब अमेरिका के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है कि रेट हाइक हो। जब रेट हाइक हो तो एशियन मार्केट, स्पेशली जापान, ताइवान, कोरिया की मार्केट हैं, वो जो एआई बबल की वजह से ऊपर उठी हुई हैं, वो अच्छे से गिरेंगी। वो मार्केट्स अच्छे से गिरेंगी। ये तो गिरावट कुछ भी नहीं है, देखो ये पहले भी आती रही है। ये अच्छे से गिरेंगी। अच्छे से गिरने की वजह से क्या होगा? इन्वेस्टर का पैसा स्टॉक्स इनसे निकल के वो यूएस बॉन्ड्स की तरफ मूव करेगा, जो अपने पैसे को सेव करना चाहते हैं। अब इन्वेस्टर क्यों इस तरफ जाएगा? वो ये देख रहा है कि इस वक्त जो मेजर इन्वेस्टमेंट्स है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनीज के अंदर हैं। अमेरिका में अगर आप एस&पी का डाटा जाके सर्च करें और देखें, वहां टोटल इन्वेस्टमेंट का 45% जो पैसा है वो एआई के स्टॉक्स के अंदर है। जिसमें यानी कि टॉप 10 कंपनीज में से 8 से 9 कंपनीज ऐसी हैं जो एआई से रिलेटेड हैं। और ऑलमोस्ट तकरीबन ये पिछले 100 150 साल की एक तारीख है जिसमें ये कहा जाता है कि 40% से ज्यादा पैसा, एक मार्केट है उसमें 40% से ज्यादा पैसा किसी एक सेक्टर में आ जाता है तो फिर वहां पर क्रैश आना ही आना होता है। अब क्रैश, वैसे तो हम ये देखते हैं कि यार एक बहुत बड़ी मूव आ गई, क्रैश हो गया। लेकिन आप इसको थोड़ा सा ना, ये जो चार्ट्स बने हुए हैं इसकी नजर में देखें तो ये एक क्रैश क्रैश नहीं होगा। क्रैश कब होगा? फॉर एग्जांपल जैसे ये ऑल टाइम हाई पर गया और इसके बाद देखो ना कि ये एक लास्ट स्विंग है, ये भाई इसको ब्रेक कर दे, आए हाय, ये होगा मजेदार क्रैश। इसको हम कहेंगे कि अब इससे बच के दिखाओ। ये वाले जो क्रैश है ना, इसमें लोग बच जाते हैं। ये यूं समझो कि एक सोची समझी साजिश भी होती है। ठीक है। अब इस वक्त जो एआई की बबल्स, जो एआई का सिस्टम चल रहा है, वो अमेरिका इस वक्त स्ट्रोंग है उसके अंदर। लोग कह रहे हैं जी अमेरिका से सस्ता चाइना दे रहा है। ठीक है, अमेरिका से सस्ता ये चीजें चाइना दे रहा है आपको, एआई के रिलेटेड चीजें, लेकिन अभी वो बहुत ज्यादा इसको पब्लिक नहीं कर रहा। वो भी सोच रहा है कि पैसा जाए अमेरिका की तरफ। अब वो अमेरिका की तरफ भेजते भेजते उसका डॉलर मजीद स्ट्रोंग कर रहे हैं, मजीद स्ट्रोंग करते जा रहे हैं। जिस वक्त उनको हल्का सा भी ये इशारा हुआ कि अब टाइम आ गया है इसको क्रैश करवाने का, तो फिर ये सारा पैसा डॉलर से भी निकल के चाइना की तरफ जाएगा, जिससे एक ग्लोबल मार्केट के क्रैश होने के चांसेस भी हैं। एक और चीज आपने पिछले दिनों देखी, यूएसडीजेपीवाई की मैंने ग्रुप में भी शेयर की थी। जापान जो है $1 ट्रिलियन के यूएस बॉन्ड्स सेल कर रहा है। पहले वो दूसरे तरीके से इंटरवेंशन करते थे, अब वो यूएस बॉन्ड्स सेल कर रहा है। जब उसने यूएस बॉन्ड्स सेल करने हैं तो फिर क्या होगा? उसको बॉन्ड्स अमेरिका को दे के अपना करेंसी लेनी है, अपने मुल्क में लाना है। जब अपने मुल्क का पैसा अपने मुल्क में आता है तो वो और स्ट्रोंग होता है, लिक्विडिटी क्राइसिस कम होते हैं। अब अगर इतना बड़ा यूएस बॉन्ड वो सेल कर रहे हैं एक ही गो में, तो इसका मतलब ये है कि जापान जो एक वेल डेवलप्ड कंट्री है, वहां पर पैसे की कितनी मुश्किलात हैं कि उनको पैसा अपने मुल्क में लाना है। तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है। आपने देखा कि अभी रिसेंटली अमेरिका और ईरान की वार में भी एक सुकून आया। ठीक है, लेकिन वो सुकून अभी ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर पा रहा। अभी भी थोड़े बहुत स्ट्राइक्स चल रहे हैं। जहां ये सुकून में आ रहा था तो यूक्रेन ने अच्छे खासे ड्रोन्स अटैक और अच्छा खासा नुकसान रशिया को पहुंचाया। अब मे भी इसके अगेंस्ट रशिया क्या करता है, ये वार फिर से मजीद बढ़ सकती है नहीं, ये अब आने वाले दिनों में पता लगेगा। और अब हम आते हैं हमारा मेजर टॉपिक गोल्ड की तरफ। मेजर टॉपिक गोल्ड की तरफ आने से पहले एक मैं छोटा सा हिंट आपको दूं। आप माशाल्लाह सब लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, रिसर्चर हैं, रिसर्च करते हैं। एक चीज आप रिसर्च कीजिएगा, 2008 का जो ग्लोबल क्रैश आया था उसमें मेजर रीजन क्या बनी थी, उसमें कितना पैसा गया हुआ था। इस वक्त जो एक ग्लोबल क्रैश आएगा उसमें क्या रीजन मेन बनेगी। एक चीज मुझे याद है, मैंने आप लोगों को बताया था कि अमेरिका क्या प्लान कर रहा है कि आप 2030 या 35 के बाद जमीन प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकेंगे। आप
अगर घर भी बनाते हैं तो बना नहीं पाएंगे, आपको बना बनाया घर मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, और आप उसको रेंट पे करेंगे। मतलब प्रॉपर्टी आप परचेज नहीं कर पाएंगे। अब देखो ये तकरीबन मुझे याद है, ये 1 साल शायद इसको हो गया ये बात बताए हुए। अब क्या हो रहा है इस वक्त, आप एक चीज देखें कि एआई के आने की वजह से और ऑनलाइन वर्किंग का इतना फैलने की वजह से हो क्या रहा है, लोग अपने अपने प्लेसेस से अपना काम कर रहे हैं, अपने घरों से अपना काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो रियल एस्टेट मार्केट है, वहां पर जो इतना सारा पैसा लगा हुआ है, लोगों ने बिल्डिंग्स बनाई हैं, ऑफिसेज बनाई हैं, इतना काम किया हुआ है, उसके अंदर अब लोग जा नहीं रहे, वो अपने जगह से काम कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जो कमर्शियल रियल एस्टेट्स थी उनकी जो प्राइसेस हैं वो आसमान को छू रही थी। अब क्या होगा, जब दफ्तर का तस्वर ही खत्म हो जाएगा, ऑफिसेज लोग जाएंगे ही नहीं, अपने घर से काम करेंगे, तो फिर उनकी जो प्राइसेस हैं उसमें कितना डिक्लाइन आएगा। ये चीज थोड़ा सा आप अपने माइंड में रख के इसको सोचिएगा। अब आते हैं हम गोल्ड की तरफ। गोल्ड में मैंने एक दो बार आप लोगों को बताने की कोशिश की कि दुनिया में कितना गोल्ड अवेलेबल है, कितना निकलेगा, कितना नहीं निकलेगा, टेक्नोलॉजी क्या कहती है, क्या नहीं कहती। अभी रिसेंटली एआई के आने की वजह से ना ये बहुत एडवांस्ड हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि मजीद गोल्ड भी अवेलेबल है, और वो फाइंड आउट भी हो रहा है इंफ्रारेड वेव्स की वजह से और मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज की वजह से जो अब आगे डेवलप हो रही हैं। लेकिन इस सिनेरियो में भी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आप थोड़ा सा गूगल कीजिएगा, डिफरेंट वेबसाइट्स जो ऑथेंटिक है वहां से सर्च कीजिएगा, किसी अच्छे अदारे की रिपोर्ट को पढ़ के देखिएगा, आपको नजर आएगा कि इस वक्त सिंथेटिक गोल्ड, जो वो गोल्ड जो लैब में तैयार किया जाएगा उसको सिंथेटिक कहते हैं। सिंथेटिक वो चीज होती है जो लैब में तैयार की जाती है, मैन मेड होती है, मतलब 2 या 3 या 10 या 20 डिफरेंट प्रोडक्ट्स को मिलाकर कोई प्रोडक्ट डेवलप की जाती है, तो उसको सिंथेटिक कहा जाता है। तो सिंथेटिक गोल्ड इस वक्त डेवलपमेंट के फाइनल स्टेजेस में है, और ये अगर सक्सेसफुल रहता है तो सोचे मार्केट में कितना फिजिकल सिंथेटिक गोल्ड आ सकता है, जिससे गोल्ड की प्राइसेस जो इस वक्त बहुत ज्यादा हाई पे चली गई थी, जैसे ये $5,600 पे, तो $5,600 को आप अपनी अपनी लोकल करेंसीज में देखें तो ये कितना महंगा बनता है। तो इतना महंगा सोना आम लोगों की खरीद से भी बहुत दूर था, तो उसको वो लोग हम लोगों की रेंज में लेके आ रहे हैं, जैसे 4,000 पे ले आए, फिर मजीद ये हमारी रेंज में लेके आएंगे। आप सोचें कि आपको सोना इस वक्त किस रेट पर मिले और आप अंधेधुंध खरीदना शुरू कर देंगे, अगर आपको इस बात का ना पता हो कि सिंथेटिक गोल्ड भी मार्केट के अंदर आ चुका है। जैसे मैंने कहा था कि यार मुझे 2,500 से 3,000 के दरमियान मिलेगा, मैं तो भाई इसको घर बार बेच के खरीदूंगा, लेकिन जब मैंने ये चीज देखी तो भाई मैं तो नहीं खरीदूंगा इसको 2,500 3,000 के दरमियान सब कुछ बेच बाच के। मैं तो अपने तरीके से काम करूंगा, जहां मिलेगा खरीदूंगा, जहां मिलेगा कि अब बेचना है बेच दूंगा, इस तरीके से मुझे काम करना है। तो ये बात आप लोगों ने अपने माइंड में लाजमी रखनी है। हम रिटेलर्स हैं, हमें इस तरीके से भी काम करना है कि स्मार्ट प्लेयर्स हमारे साथ किस किस तरीके से खेल रहे हैं। आप भी स्मार्ट प्लेयर बन के अपनी ही थिंकिंग जो रिटेलर की है उसके साथ खेल के देखा करें, सोचा करें कि यार अब आगे क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है, क्या नई चीज आ सकती है। ये कुछ चीजें हैं, इसको आपने अपने माइंड में लाजमी रखना है। अब मैं ये सिंथेटिक गोल्ड का भी अगर माइंड में रख लूं तो इस वक्त जो एक फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग मैं ये देख रहा था कि ये जो मार्केट ऑल टाइम हाई तक गई है, ये अभी तक वापस क्यों नहीं आई। इसका जो एक प्रॉपर रिवर्सल पॉइंट है कि कहाँ तक आने के बाद ये न्यू हाई की तरफ जाए, या न्यू हाई या जो प्रीवियस हाई है वहां तक सस्टेन करे, तो वो एरिया बनता है ऑलमोस्ट 3706। यहां से आप $30-40 ऊपर रख लें और $30-40 नीचे रख लें एक एरिया, कि मतलब 3750 और 3650, ये वो पॉइंट है जहां तक गोल्ड को एक ना एक विक लगानी चाहिए। तो मैं कहूंगा कि हाँ ये अपने हाई से ठीक यहां तक आया, इसने अपनी रिट्रेसमेंट अपना रिवर्सल पूरा किया। अब ये वापस जाए इस एरिया में कहीं ऐसे कंसोलिडेट करता रहे, मैं अपनी ट्रेड्स करता रहूंगा। तो ये क्रैश जो आ रहा था, मैं अभी भी इसके लिए वेट कर रहा हूँ कि ये 37 को टच करे, लेकिन नहीं कर पाया, वापस 4100 की तरफ जा रहा है। ठीक है, जाए, क्या पता वहां से फिर से रिवर्स हो जाए, वो हम टेक्निकल जाके देखते हैं कि उसका क्या सिनेरियो बनता है। और ओवरऑल जो इस वक्त मुझे सीन नजर आ रहा था, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो जो गोल्डन जोन है वो 3250 तक बनता है, मतलब अगर हम $50 को छोड़ दें तो 3200 तक के अराउंड ये बनता है, और 78% इसका बनता है 2600 तक।
तो मतलब ये है कि ये इस एरिया तक आ सकता है, कब आएगा कुछ नहीं कह सकते, अभी लाते हैं देर से लाते हैं, ये स्मार्ट प्लेयर की एक अपनी तरीका वारदात होगा, वो किस तरीके से लेके आते हैं। हो सकता है कि यहाँ इस रेंज में लाके और यहाँ पर इतना सस्टेन कर दें कि यहाँ से कभी ऊपर जाए ही ना, इतना टाइम गुजर जाए कि आप लोग अपनी पोजीशन से निकल जाएं और फिर ये ऊपर निकल जाए। तो लिहाजा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल लाजमी करें, लिमिटेड ट्रेड्स करें, होल्डिंग की तरफ मत जाइएगा फिलहाल, बहुत बड़ी जाए तो अपना रिस्क कैलकुलेट करके जाएं कि जी मुझे इतना होल्ड इसके अंदर करना है। खैर, अभी हम जाते हैं मजीद थोड़ा सा टेक्निकल की तरफ, कि ये जो क्रैश आया था गिरा था, ये मुझे क्या बता रहा है इस वक्त और मुझे क्या करना है। एक जो चीज थी वो ये थी, इसने तो चलो कंप्लीट कर लिया। H4, H4 खुल जा सिम सिम। ओपन क्यों नहीं हो रहा, नेट चल रहा है? चल रहा है। इसको भी क्लोज कर दें, इसको भी क्लोज कर दें यार, चल जाए यार, देर ना कर। ओके, हम इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं, हाँ ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। सेशन क्लोज हो चुका था, काफ़ी देर से ओपन किया हुआ था, चीज़ें नोट कर रहा था मैं। अब हम आते हैं H4 में। यहाँ पर आकर मैंने वो अगर फार्मूला अप्लाई किया और मैंने चेक किया, इसने सस्टेन कर लिया, इसके बाद इसने भी कर लिया सस्टेन। उसके बाद जो ड्रॉप आया है वो इधर से आया है, इसने भी सस्टेन कर लिया। इसके बाद जो ड्रॉप आया है, इसने भी सस्टेन कर, सब कंप्लीट रिवर्सल्स, कंप्लीट ड्रॉप्स हैं। अब जो ड्रॉप आएगा वो इसको भी ब्रेक करके, ये देखो पॉइंट्स ऑलमोस्ट ऑलरेडी ये पहले लगे हुए हैं, कहाँ से बाइंग करनी है, ये है और ये एरिया। ठीक है, इसके बाद कुछ खास नजर नहीं आ रहा, इस रेंज में मुझे कुछ अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा, अगर यहाँ तक पहुंचता है तो फिर देखेंगे, क्योंकि अभी तक टारगेट था 3750 के अराउंड, वो टच होता है तो फिर हम देखेंगे कि आगे इसको अभी हमने क्या करना है, ज्यादा नहीं चढ़ना। सेलिंग के जो अनटेस्टेड एरियाज हैं, ये ऐसे ही स्क्रीनशॉट लेके अपने पास ये फिगर सेव कर लेना, जब भी जाएगी हमने यहाँ से ट्रेड करनी है। ठीक है, ओके। अभी हम आते हैं अपने एरियाज की तरफ, कि अब आने वाले वीक में हमें शॉर्ट टर्म में जो प्लानिंग करनी है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है। वो हमारे पास जो एरिया बनते हैं वो हैं जी ये वाले। जैसे एक ये पॉइंट हो गया, यहाँ पे बाइंग देखूंगा मैं, और इधर H1 की सेलिंग, इधर जो है वो H4 की सेलिंग, और फिर हमारे पास ये एरिया आता है H4 के लिए। तो इस एरिया में हम देखेंगे, इसको हम यहाँ कर ले जाते हैं, ये पॉइंट। अब मैं इसको ज़रा जादूगर को साइड पे कर दूं, सिंपल काम। अब हम आते हैं अपने शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर, कि वहां पर हमें क्या चीज़ नज़र आती है। इधर आते हैं तो यहाँ पर एरिया नंबर 1 जो है हमारे पास वो ये है, जहाँ पे हमें बाइंग करनी है, और एरिया नंबर 2 ये है, जहाँ पे हमें बाइंग करनी है। इसको हम कर देते हैं डिलीट, यहाँ पे लगा देते हैं लाइंस, कि इन एरियाज में हमने बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। अगर यहाँ पर हमें फील्ड भी साथ मिलता है तो हमने फील्ड को अटैच करना है, फील्ड इसके साथ अवेलेबल है तो लिहाजा मेरा ये जोन उठ के यहाँ तक चला गया, बेहतरीन किस्म का। और ये एरिया मेरे पास ऐसे ही रहेगा। उसके बाद जी ये कौन सा है, ये तो नहीं है, ये तो ख़त्म हो चुका। इधर आते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये एरिया फील्ड के साथ है तो बहुत अच्छी बात है, मैं इसको इस तरीके से कवर करूँगा। A+B का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, C कंप्लीटेड नहीं है, A+B है। ठीक है, और फिर फ्रेश नहीं है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास A+B कंप्लीट है, और फ्रेश भी ऊपर वाली साइड पे है, नीचे वाली साइड पे नहीं आ रहा, तो फ्रेश को इंक्लूड करते हुए मैं अपना A+B का 50 to 100 पिप्स के दरमियान का एरिया लूंगा। ये 50 बनता है तो मैं 60 या 70 पिप्स का कर दूंगा। ये मेरे पास एरिया बनता है यहाँ पे। ठीक हो गया सर। और हमारे पास बस, तो ये हमारे पास फ्रेश कुछ एरियाज 4 निकला है, इसको आप नोट कर लें। यहाँ पे हमने अपनी ट्रेडिंग को प्लान करना है आने वाले वीक के अंदर। ये बहुत हाई रिस्क हो जाएगा, क्योंकि मार्केट अब ओपन होते क्या बिहेव करती है इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। देखो क्लोजिंग बिहेवियर उसका कैसा था, तो अब उसका ओपनिंग बिहेवियर कैसा होगा, तो ये हमने देखना है। ठीक है, अगर इस एरिया से 30 से 40 डॉलर का गैप से ओपन होती है नीचे से, तो फिर तो हम कुछ ना कुछ एंट्री यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ इसको हम इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, नेक्स्ट एरिया पे वेट करेंगे। उसके बाद हमारे पास 4276 वाली एरिया आ जाएगा, यहाँ पे हम देखेंगे इनगल्फिंग बाय फेल। ठीक है, ये हमारे पास कंप्लीट A+B का सेटअप बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, बिल्कुल बनता है, तो हम इसको
लोअर साइड लेंगे ताकि हमारा जोन बड़ा ना बने। ठीक। ये हमारे पास कुछ डाटा था, इंफॉर्मेशन थी, कुछ लेवल्स थे, ये आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको देखेंगे, अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे, और फिर अपने आप को आप आने वाले दिनों के लिए तैयार करेंगे। पर आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।